बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल का एक छोटा सा परिवार रहा करता था। गोपाल अपने दोनों बेटे, बड़े का नाम अमन और छोटे का नाम अर्जुन, और बड़ी बहू राधा के साथ रहा करता था। छोटा बेटा अर्जुन बचपन से ही एक आंख से काना था। गोपाल के पास एक गाय भी थी जिसका नाम गोरी था, जिससे गोपाल बहुत प्यार करता था। गोपाल की बड़ी बहू राधा को अपने ससुर और देवर जी के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राधा अमन से कहती है, सुनिए जी, मैं तो इस बुढ़े से तंग आ गई हूँ। पता नहीं इन दोनों बाप बेटों से मेरा कब पीछा छूटेगा। क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे दिखाई नहीं देता क्या आपको? मुझे तो इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। आप अपने बूढ़े बाप से कुछ कहते क्यों नहीं हो? उस बुढ़े ने तो जीना मुश्किल कर रखा है। क्या मैं उसकी नौकर हूँ जो दिन रात उस अंधे बेटे और उस बूढ़ी गाय की सेवा करूँ? बहू, अरे ओ राधा बहू, क्या बहू तुम क्या कर रही हो? देखो अभी तक मेरी गोरी भूख से चिल्ला रही है। अभी तक इसे घास क्यों नहीं डाली? आ रही हूँ। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? थोड़ी देर के लिए शांति नहीं रख सकते हो क्या? अरे इतनी ही फिक्र है तो खुद ही क्यों नहीं घास डाल लेते? अरे बेटी, मेरे इस बूढ़े शरीर में मैं इतनी शक्ति होती तो मैं तुमसे कभी नहीं कहता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ रहा है। तुम बूढ़े हो तो मैं क्या करूं? मुझसे पूछकर बूढ़े हुए थे क्या? तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? अरे बहू, मैंने तो सिर्फ तुम्हें घास डालने को बोला, तुम मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? और अमन कहाँ है? वो भी सो रहे हैं। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह राधा पर क्यों बरस रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने तो बस राधा से बोला कि गोरी को घास डाल दे, लेकिन वो मुझे ही सुनाने लगी। तभी वहाँ गोपाल का छोटा बेटा अर्जुन आता है। क्या हुआ पिताजी, सुबह सुबह क्या बात हो रही है? क्या बेटा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ गया था? पिताजी, मैं खेत के काम से बाजार गया था। अरे अमन, तुझे शर्म नहीं आती है क्या, जो अर्जुन से ऐसी हालत में काम करवा रहा है? इसे वैसे भी एक आंख से दिखाई नहीं देता, अगर इसे कुछ हो जाता तो? अपने छोटे बेटे को लेकर पिताजी का कुछ ज्यादा ही चिंता है। अरे पिताजी, इसे एक आंख से दिखाई देता है ना, थोड़ा काम कर लेगा तो बीमार थोड़ी पड़ जाएगा। भैया सही कह रहे हैं पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप जाके नहा धो लीजिए, तब तक मैं गोरी को घास डाल देता हूँ। गोपाल को अपने छोटे बेटे अर्जुन की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि उसका बड़ा बेटा और बहू राधा अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए गोपाल चाहता था कि उसके जीते जी अर्जुन की शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हो जाए। एक दिन गोपाल अपने पुराने दोस्त धनीराम से मिलता है। क्या हुआ गोपाल भाई, आज तुम बहुत दिनों के बाद मुझसे मिलने आए हो? अरे हाँ भाई धनीराम, मैं मेरे बेटे अर्जुन के विवाह के संबंध में बात करने आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढ रहे हो। अरे हाँ भाई गोपाल, मैं अपनी बेटी मधु के लिए अच्छा सा घर परिवार ढूंढ रहा हूँ। अच्छा घर मिलते ही मैं बेटी की शादी करवा दूंगा। भाई धनीराम, मैं सोच रहा था कि हमारी पुरानी दोस्ती को क्यों ना हम रिश्तेदारी में बदल दें। आप क्या कहना चाहते हैं गोपाल भाई, मैं समझा नहीं। अरे भाई धनीराम, तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हो, पर मैं अपने बेटे के लिए अच्छी सी लड़की देख रहा हूँ, तो क्यों ना तुम अपने बेटी की शादी मेरे बेटे से करा दो। अरे भाई गोपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ मेरी बेटी मधु और कहाँ तुम्हारा वो काना बेटा अर्जुन? ऐसा मत बोलो धनीराम, मेरे बेटे में भला क्या कमी है? क्या कमी है ये तुम पूछ रहे हो? उसकी कमी तो पूरा गांव जानता है। तुम्हारा बेटा काना है, भला मैं अपनी सुंदर बेटी का शादी तुम्हारे काने बेटे से क्यों करूंगा? ये क्या कह रहे हो धनीराम, मैं तुमसे ये नहीं चाहता था। भले ही मेरा बेटा एक आंख से अंधा है, मगर तुम देखना, मैं अपने बेटे का विवाह बहुत सुंदर कन्या से कराऊंगा। क्या हुआ पिताजी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत परेशान हैं, कोई बात है क्या? बेटा अर्जुन, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तेरा विवाह एक अच्छी कन्या से हो जाए।
अगर मुझे कुछ हो गया तो पता नहीं तेरा क्या होगा। अरे पिताजी, आप इतना चिंता क्यों करते हो? ये सब बातें छोड़िए और आराम कीजिए। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। अगले दिन अर्जुन गोरी को लेकर जंगल में घास चराने के लिए लेकर जाता है। गोरी, तू यहीं आसपास ही रहना, कहीं दूर मत जाना। मैं यहीं पर पेड़ के नीचे बैठा हूँ। अर्जुन पेड़ की छांव में आराम कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, ये किसकी आवाज है रोने की? इतने घने जंगल में भला कौन रो रहा है? अर्जुन ने जंगल के भीतर जाकर देखा तो एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। कृष्णा को ये सब थोड़ा अजीब लगा और उसने उस औरत के पास जाकर कहा, अरे सुनो, तुम क्यों रो रही हो? तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सीता है। मैं यहीं पास के एक झोपड़ी में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। मेरे माता पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बूढ़ी दादी भी मुझे इस दुनिया में छोड़कर चली गई। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे ये अकेलापन अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब मैं भी नहीं जीना चाहती हूँ। मगर तुम कौन हो और तुम्हारे आँखों को क्या हुआ है? जी, मेरा नाम अर्जुन है। मैं यहीं पास के एक गांव में रहता हूँ। मैं जन्म से ही एक आंख से अंधा हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो ना। सीता, तुम मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझ जैसे काने से विवाह करना चाहोगी? जी, मैंने भी तुम्हारी तरह दयालु और जान की फिक्र किए बिना दूसरों की मदद करने वाला इंसान नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, अरे ओ पिताजी, बाहर आइए। ये देखिए पिताजी, मैं किसे लेकर आया हूँ। क्या हुआ बेटा? और ये लड़की कौन है? पिताजी, ये लड़की कोई और नहीं, आपकी बहू है। ये क्या कह रहे हो देवर जी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बेटा अर्जुन, तुम दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। राधा, तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अंदर जाओ और आरती की थाली लेकर आओ। स्वागत करो मेरे बच्चों का। खबरदार जो मेरे घर में अपने काले कदम रखे तो। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, पता नहीं किस डायन से शादी कराए हो। ना तो इसके परिवार का पता है और ना ही इसके खानदान का। राधा बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? ये घर की बहू है, भला ये घर में क्यों नहीं आएगी? इस घर पर जितना तुम दोनों का हक है उतना ही इन दोनों का भी है। पिताजी, आप भूल रहे हैं कि आपने आपकी पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। अमन, ये तू ठीक नहीं कर रहा है बेटा। मैंने तुझ पर बहुत भरोसा करके सारी संपत्ति तेरे नाम की थी। पिताजी, आपने हमारी आधी से ज्यादा संपत्ति तो अर्जुन के इलाज में नहीं उड़ा दी, इसलिए अर्जुन का निस्सा तो उसे पहले ही मिल चुका है। लेकिन भैया। बस कीजिए आप लोग, अब झगड़ा मत कीजिए और चलिए यहाँ से। भैया, कम से कम पिताजी की उम्र का तो लिहाज कीजिए। कम से कम उन्हें तो रख लीजिए। अर्जुन बेटा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकता। हाँ हाँ, जाओ ना। वैसे भी तुम लोगों को यहाँ रोकना कौन चाहता है? भैया, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे हमारी गोरी को दे दीजिए। पिताजी ने उसे बहुत छोटे से पाला है। उन्हें बहुत लगाव है गोरी से। हाँ हाँ, इस बूढ़ी गाय को भी अपने साथ ले जाओ। वैसे भी तुम लोगों के जाने के बाद इसकी देखभाल करेगा भी कौन? अरे वाह जी, ये तो एक तीर से दो निशाने हो गए। तुम्हारा भाई तो अपने साथ साथ तुम्हारे बूढ़े बाप को भी ले गया। हाँ भाग्यवान, अब तो यही देखना है कि ये लोग जाते कहाँ हैं। मुझे माफ कर दो सीता। मुझे तो लगा था कि मैं तुमसे विवाह करके मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। जी, ऐसा मत कहिए। मेरी ही किस्मत खराब है जो मेरे कारण आपको और आपके पिताजी को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं भाग्यवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ करना बेटा, आज मेरी ही गलती के कारण तुम दोनों को घर से बेघर होना पड़ा। अरे नहीं पिताजी, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। मगर पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे। और हमारे साथ तो हमारी गोरी भी है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को मेरे घर लेकर चलूंगी। तुम्हारा घर? हाँ, मेरे घर। मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसी जंगल में एक झोपड़ी में रहा करती थी। हम तीनों और गोरी वहीं रहेंगे। हाँ बेटा अर्जुन, बहू बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें वही चलना चाहिए। ठीक है पिताजी।
जी, यही है मेरी छोटी सी झोपड़ी। यहीं पर मैं मेरी बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। पिताजी, आज से हम लोग यहीं पर रहेंगे। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सीता, हमें रहने के लिए छत तो मिल गई है, लेकिन हम लोग क्या खाएंगे? हमारे पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम लोग जंगल से कुछ मिट्टी ले आना, हम लोग मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचेंगे। मेरे दादा परदादा मिट्टी की मूर्ति बनाकर बेचा करते थे, इसलिए मुझे भी थोड़ी मिट्टी की मूर्ति बनानी आती है। पिताजी, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है पिताजी, कल से हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन से तीनों मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाने लग जाते हैं और अर्जुन सारे बर्तनों को बाजार में बेचने ले जाने लगता है। इसी तरह तीनों की जिंदगी खुशी खुशी गुजरने लगती है। और एक दिन जब अर्जुन बाजार में मिट्टी की मूर्तियां बेच रहा होता है कि तभी उसके पास उसका बड़ा भाई अमन आता है और उससे कहता है, भाई मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, मेरी सहायता करो भाई। क्या हुआ भैया? भाभी को क्या हुआ? मुझे बताइए भाई। तुम्हारी भाभी काम करते करते अचानक से बेहोश हो गई और मेरे पास इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तो क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हो? क्यों नहीं भैया, मैं भी चलता हूँ आपके साथ आपके घर। अर्जुन तुरंत अपने भैया के साथ भाभी को देखने घर पहुंच जाता है। राधा बिस्तर पर बीमार लेटी हुई होती है। क्या हुआ भाभी जी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अभी हकीम जी को बुलाता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अर्जुन तुरंत ही हकीम जी को बुलाता है और हकीम जी तुरंत ही राधा का इलाज कर देते हैं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, राधा अब खतरे से बाहर है। मैंने दवाई दे दी है, थोड़े ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी राधा की आंखें खुलती हैं और वो अर्जुन से कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए देवर जी, मैंने आपके और पिताजी के साथ बहुत बुरा किया, फिर भी आपने मेरी मदद की, धन्यवाद आपका। एक बार मैं पिताजी और मेरी देवरानी से माफी मांगना चाहती हूँ। कोई बात नहीं भाभी जी, कोई बात नहीं। दूसरों की मदद करना तो मेरा धर्म है। मैं कल सुबह सीता और पिताजी को जरूर आपसे मिलाने लाऊंगा। अगले दिन अर्जुन पिताजी और सीता को राधा से मिलने लेकर आ जाता है और पांचों में आपस में सुलह कुल व्यतीत करने लग जाते हैं।